आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है, स्टार्ट लेते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की डेफिनेशन से कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेसिकली है क्या चीज़। Influence line diagram can be defined as graphical representation of the function at a particular section for a unit load moving over the span. इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेसिकली हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फंक्शन का। अब वो फंक्शन आपके पास क्या है वो आगे एक्सप्लेन हुए हैं। किसी भी फंक्शन का आपके पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक लाइन के ऊपर अगर आपके पास लेट सपोज कोई एक बीम है, उसके ऊपर जो है यूनिट लोड मूव कर रहा है, यानी 10 फीट का एक आपके पास बीम है, तो वो यूनिट लोड 0 से लेके 10 तक आहिस्ता आहिस्ता मूव करता जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी किसी भी फंक्शन की, तो वो हमारे पास बेसिकली इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। अब ये जो फंक्शंस हमारे पास हैं ये क्या हो सकते हैं, ये आपके पास रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स हो सकते हैं, यानी सपोर्ट पे जो रिएक्शंस हैं, और शेयर फोर्स आपके पास हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, और एक्सियल फोर्स आपके पास हो सकता है। ये आपके हो गए दीज फंक्शंस आर, ये सपोर्ट रिएक्शंस हो गए, शेयर फोर्स हो गए, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर सपोर्ट रिएक्शन। अब अगर हमारा फंक्शन जो है वो सपोर्ट रिएक्शन हो तो उस केस में हमारी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट अस कंसिडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये अगर आपको नजर आ रही है तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पे क्या किया है कि यूनिट लोड एक लगा दिया है एट अ डिस्टेंस एक्स, क्योंकि डिफिनेशन में भी था कि यूनिट लोड जो है वो मूव करता है अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम। तो यहाँ पे लेट सपोज हमने यूनिट लोड सपोज किया है एट अ डिस्टेंस एक्स। तो ये जब हमारे पास यूनिट लोड लगेगा तो इसके अगेंस्ट हमारे पास सपोर्ट्स रिएक्शन आएंगे। ए पे आएगा सपोर्ट रिएक्शन, उसको हमने आर ए का नाम दे दिया है, और बी पे जो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन आएगा उसको हमने आर बी का नाम दे दिया है। अब when this unit load moving over the span, it will give us function of the support reaction. अब ये जो लोड हमारे पास along the span मूव करेगा तो ये हमें जो है फंक्शन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन देगा। यानी हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बन जाएगी सपोर्ट रिएक्शन के लिए अगर हम इस जो यूनिट लोड है इसको मूव करें along the span of the beam। तो द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो ये जो हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको जो है हम बेसिकली इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर जो लेट सपोज सपोर्ट रिएक्शन है या लोड का जो लोड के अगेंस्ट हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन आएगा, उसका जो इन्फ्लुएंस है तो वो किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे कम होगा। आगे एग्जांपल्स आएंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब क्या है। अब लेट सपोज ये जो हमारे पास बीम थी, इसके अगर हम रिएक्शन निकालना चाहें तो हमारे पास रिएक्शन में अगर देखें तो जो समेशन एफ वाई है, हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर देखें हमारे पास यहाँ पे दो ही रिएक्शन है, एक सपोर्ट ए पे आर ए, एक सपोर्ट बी पे आर बी, दो अपवर्ड रिएक्शन है और एक डाउनवर्ड रिएक्शन है जो कि 1 का लगा हुआ है। तो हमारे पास जो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा समेशन एफ वाई से। फिर हम क्या करते हैं, रिएक्शन फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, मोमेंट एट सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। हमारा जो सपोर्ट ए है वहां पे हम मोमेंट को जीरो ले लेते हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। तो अब अगर आप फिगर को देखें तो जो हमारे पास आर बी है इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो हमारे पास काज होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी हमारे पास जो मूवमेंट काज होगी एट ए, तो आर बी मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लेंथ एल है। फिर इस 1 की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो हमारे पास काज होगी क्लॉकवाइज। अगर आप देखें तो 1 की वजह से सपोर्ट ए पे क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी, तो इसकी जो हमारे पास मूवमेंट बनेगी वो दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस एक्स।
तो हमारे पास एक आर बी मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो गया पॉजिटिव, और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो है ये हमारे पास हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें आर बी मल्टीप्लाई बाय एल माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो है आर बी की वैल्यू यानी रिएक्शन जो सपोर्ट बी पे है उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय एल, यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई सपोर्ट रिएक्शन की एक्स बाय एल। इसी तरह अगर हम आर ए निकालना चाहें यहाँ से, तो हमारे पास अगर आप देखें समेशन एफ वाई से हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1। तो वहां से अगर हम रिएक्शन निकालना चाहें तो हमारे पास अगर यहाँ आर ए देखें तो आर ए हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आर बी। तो 1 माइनस आर बी जो है वो हमारा होगा 1 माइनस आर बी की वैल्यू हम x बाय एल पुट करेंगे, और यहाँ से आर ए जो है वो l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारी हो गई रिएक्शंस हमारे हो गए, पहला काम हमारा होता ही रिएक्शंस का है। तो हमारे पास आर बी का फंक्शन भी आ गया जो कि है x बाय एल, और आर ए का फंक्शन भी आ गया जो कि है l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब जब इसकी हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे तो वो हमारे पास कैसे बनेगी, एज आवर यूनिट लोड इज रोलिंग लोड। अब ये जो हमारा यूनिट लोड है ये इस केस में हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एज अ रोलिंग लोड। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि लेट सपोज अगर कोई इंसान है वो किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर चल रहा है, तो अगर आप देखें स्ट्रक्चर का अगर स्पैन है लेट सपोज अगर 10 फीट का स्पैन है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, यानी एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड पे जाता है। तो ऐसे लोड को हम जो है रोलिंग लोड कहते हैं। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है वो बेसिकली हमारे पास रोलिंग लोड के लिए ही बनती है। तो एज आवर लोड इज रोलिंग लोड, सो हमारा जो ये x है जो हमने x कंसिडर किया है, जिस तरह आप लोग पहले भी कर चुके हैं कि बीम के लिए जो है मोमेंट की इक्वेशन बनाते थे या शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाते थे, उसके बाद उसकी शेयर फोर्स और मोमेंट की वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज डाल के तो डिफरेंट पोजीशंस पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते थे। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी है कि हमारा जो x है वो हमारा 0 से स्टार्ट होके और l तक जाएगा। तो x हमारा 0 से स्टार्ट होके लेंथ l तक जाएगा। तो अगर इसे हम देखें तो अगर x को हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अब हम बनाएंगे, तो ये जो हमारी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कंस्ट्रक्ट होगी वो x फ्रॉम 0 टू लेंथ के दरमियान कंस्ट्रक्ट होगी। अब अगर स्टार्ट में हम x को 0 कंसिडर करें तो हमारे पास जो आर ए की वैल्यू थी जो कि पिछली स्लाइड पे थी वो हमारे पास थी x बाय एल। वो हमारे पास क्या थी, आर ए की वैल्यू हमारे पास है l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी l डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू 1, क्योंकि l माइनस एक्स की जगह 0 पुट करें तो हम आपके पास l डिवाइडेड बाय एल रह जाएगा, और वो आपके पास हो जाएगा 1 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर अगर यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करें l, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी है वो है l, तो अगर यहाँ पे l पुट करें तो l माइनस एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय l जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपके पास 0 वैल्यू आ जाएगी, यानी जो आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जब आप लेंथ पुट करेंगे टोटल लेंथ, यानी जो आपके पास एंड है एंड लिमिट, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0। तो अब अगर यहाँ पे देखें हमने x 0 पुट किया तो आर ए की वैल्यू आ गई 1, और हमने x ये आपके पास आर ए पे जो है वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखें 1 वैल्यू आपके पास आ गई। फिर अगर आप x की वैल्यू l यानी जो आपके पास फाइनल लिमिट है, बाउंड्री कंडीशन, फाइनल बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस आपकी हैं 0 से लेके लेंथ l तक, टोटल लेंथ ऑफ बीम। तो अगर आप टोटल लेंथ ऑफ बीम यानी जो फाइनल आपकी बाउंड्री कंडीशन है वो पुट करेंगे तो आर ए की वैल्यू अगर आप देखें आपके पास 0 हो जाती है। तो ये आपके पास 1 से यहाँ पे आके b तक 0 हो जाएगी, यानी एट अ डिस्टेंस l जो है आर ए का इन्फ्लुएंस होगा 0। अब अगर आप देखें तो अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें, अगर आपका यूनिट लोड जो है वो आर ए पे लगेगा यानी x इज इक्वल टू 0,
सपोर्ट ए पे लगेगा अगर आपका यूनिट लोड, तो ऑटोमेटिकली अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो आपके पास 1 की वैल्यू आर ए में ही आएगी, आर बी पे कुछ नहीं जाएगी 1 की वैल्यू, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जो है सपोर्ट ए पे लगा हुआ है, तो उसका कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं बनता सपोर्ट ए के साथ के आर बी की आपके पास वैल्यू आए। इसी तरह अगर आपके पास 1 की वैल्यू मूव होती जा रही है आगे, यानी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू लेट सपोज 1 पे आ गई, 2 पे आ गई, 3 पे आ गई, 4 पे आ गई, आगे जाते जाते मैक्सिमम लेंथ l तक चली गई, तो जैसे ही ये सपोर्ट से दूर होता जाएगा तो आर ए का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें x को अगर हम मिड वे पे कंसिडर करें, l/2 पे सेंटर पे कंसिडर करें, तो अगर आपका x l/2 है, तो अगर आप वहां पे हमारा जो फार्मूला था आर ए के लिए वो है l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय l, तो वहां पे x की जगह l/2 पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, l माइनस l/2 डिवाइडेड बाय l, l माइनस l/2 जो है वो आपका l/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय l, तो l कैंसिल आउट होके आपके पास सिर्फ रह जाएगा हाफ। तो ये अगर आप ये आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है हाफ, तो ये आपके पास बेसिकली बन जाती है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ रिएक्शन आर ए। बेसिकली ये है कि आपके लोड की कंडीशन के मुताबिक आपका जो इन्फ्लुएंस होगा आर ए का वो कितना होगा, मतलब जितना आपका लोड आर ए के करीब होगा उतना आपका जो है रिएक्शन आर ए ज्यादा होगा, और जितना आपका लोड जो है वो आर ए से दूर जाता जाएगा तो आर ए का इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता जाएगा। बेसिकली इसका ये मतलब। फिर अगर हम आर बी के लिए देखें तो आर बी के लिए भी सेम हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास था एक्स बाय एल, एक्स बाय एल। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे भी अगर देखें हमारे पास लिमिट जो है वो बाउंड्री कंडीशन फ्रॉम 0 टू लेंथ एल है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 आर बी जो है हमारे पास 0 है। जब x 0 है तो आर बी 0 है, क्यों, क्योंकि आर बी का फार्मूला हमारा जो है वो है x बाय एल, तो x की जगह 0 पुट करें, 0 बाय एल जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मैक्सिमम बाउंड्री लिमिट पुट करें x इज इक्वल टू एल, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा l बाय एल, तो l बाय एल इज इक्वल टू 1, तो आर बी यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे गलती से आर बी की जगह आर ए लिखा गया है, लेकिन ये आपके पास आर बी की वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर आप मिड वे कंसिडर करें तो मिड वे पे आपके पास l/2, तो x डिवाइडेड बाय l था, तो l/2 डिवाइडेड बाय l, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो ये आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हो गई ऑफ आर बी, यानी अगर आप देखें तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि अगर लोड ए की तरफ है तो ए पे इन्फ्लुएंस, ए का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अगर लोड बी की तरफ है तो बी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, यानी आपका 1 यूनिट लोड जो एक्सक्यूज है मी वो सर। थ्रू आउट द स्पैन जो है वो आपके पास 1 यूनिट लोड जो है वो रोल डाउन होता जा रहा है, यानी मूव होता जा रहा है, और उसका इन्फ्लुएंस जो है हमें पता। तो ये आपके पास हो गई इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए एंड इन्फ्लुएंस डायग्राम फॉर आर बी। तो आर ए और आर बी के लिए आपके पास इन्फ्लुएंस यानी रिएक्शंस। अब आपका पहला फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि ये फंक्शन आपके पास सपोर्ट रिएक्शन हो सकता है, शेयर फोर्स हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, एक्सियल फोर्स हो सकता है। तो जो पहला हमारा था वो सपोर्ट रिएक्शन था, तो सपोर्ट रिएक्शन आपका ये इन्फ्लुएंस लाइन बनता है। इसी इन्फ्लुएंस लाइन को यूज करके आप आगे ऑटोमेटिकली किसी भी एंड पे शेयर फोर्स या आप जो है रिएक्शंस भी फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज एक छोटी सी इसकी एप्लीकेशन एग्जांपल देख लेते हैं, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है यहाँ पे वो है कि लेट सपोज ये आपके पास एक बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि हमने जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाई है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाई है। तो लेट सपोज उस पे दो लोड आपके पास लगे हुए हैं, फ्रॉम सपोर्ट ए 2 मीटर पे आपके पास 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और फ्रॉम सपोर्ट बी 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपके पास 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और दरमियान में अगर आप देखें तो दोनों लोड्स के दरमियान का डिस्टेंस है आपके पास 3 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास और जो रिएक्शंस आएंगे इसके अगेंस्ट वो सपोर्ट ए पे आर ए और सपोर्ट बी पे आर बी आएगा। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन की फिगर। अब इस क्वेश्चन की फिगर के मुताबिक अब अगर देखें
तो इसकी अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर ए, अगर नीचे देखें लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए, और जो हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाई थी तो वो अगर आप देखें आपके पास ऐसी बन रही थी, यही थी ना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, कि ए पे आपके पास मैक्सिमम 1 था, आते आते मिड पे आपके पास हाफ हो गया था और बी पे आपके पास 0 हो गया था। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए हमारे पास ये वाली बनती है। तो इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 1 बनता है। अब अगर हमें चाहिए कि ये 10 का और 20 का इसका इन्फ्लुएंस, तो ये यहाँ पे इसी को हम अगर आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डिनेट बनेगा उसको हम y2 का नाम दे देते हैं अगेंस्ट 10, और यहाँ पे हमारा जो ऑर्डिनेट बनेगा उसको हम y1 का नाम दे देते हैं अगेंस्ट 20। ठीक है। अब अगर हमारे पास मैथ्स का रूल है सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल ये है कि अगर आपके पास आपका हाइपोटेन्यूज एक ही एंगल से चल रहा है, ठीक है, आपका हाइपोटेन्यूज का स्लोप एक ही है, और आपके पास जो परपेंडिकुलर के ऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ चेंज होते जा रहे हैं, मतलब ये है कि विद द अलोंग द लेंथ आपके पास जो है वो ऑर्डिनेट्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और आपके पास ए सी जो है वो आपके पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट है। तो ऐसे ट्राइंगल्स हमारे पास, इसमें जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे इस ए सी ए से लेके बी के दरमियान तक, तो वो सारे हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल होंगे, क्योंकि अगर उसका हाइपोटेन्यूज का आप एंगल देखें तो वो आपके पास सबका हाइपोटेन्यूज का एंगल हमारे पास सेम है। यानी यहाँ पे ये बी पे बी सी और ए बी के दरमियान का एंगल अगर देखें तो वो हर ट्राइंगल के लिए सेम होगा। अब यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल से हमने किया है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी एफ बी, ये जो बड़ा है आपके पास ए बी सी ट्राइंगल, एक ये लिया है, और एक आपके पास ये जो y1 का आपके पास छोटा ट्राइंगल है ये है जी एफ बी। तो ये दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उसके लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का रेशो होगा वो दोनों का इक्वल होगा। यानी आपके पास अगर बड़े ट्राइंगल का देखें तो परपेंडिकुलर ए सी है और उसका बेस ए बी है, इसी तरह इस छोटे ट्राइंगल का अगर आप देखें तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो एफ जी है और इसका बेस जो है वो आपके पास एफ बी है। अब इनकी अगर हम वैल्यूज देखें तो हमारे पास ए सी की वैल्यू 1 है, यूनिट हमारे पास जो थी 1, तो वो 1 हो गई, और ए बी की वैल्यू अगर देखें तो ये नीचे आपके पास लेंथ ऑफ बीम आ रही है, तो 2 + 3 + 1 ये 6 हो गई। इसी तरह अगर छोटे ट्राइंगल को अगर आप देखें तो आपके पास जी एफ की या एफ जी की वैल्यू जो है वो y1 है, तो यहाँ पे y1 पुट कर दी, और उसका अगर छोटे ट्राइंगल का बेस देखें तो वो 1 मीटर है, यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डिनेट आया y1 वो आपके पास हो गया 1/6। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इन्फ्लुएंस होगा R1 का यहाँ पे वो 1/6 होगा, यानी छठा हिस्सा जो है वो आपके पास यहाँ इन्फ्लुएंस होगा। यानी आपके पास जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होगा वो आपके पास सपोर्ट पे होगा जो कि 1 है, और उसी 1 का आपके पास जो 6 हिस्सा होगा वो आपके पास उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा। इसी तरह जो सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई बी, तो ये आपके पास अगर जो y2 वाला ट्राइंगल देखें तो ये आपके पास है डी ई बी, तो ये भी दोनों सिमिलर हैं, तो आपके पास ए सी जो परपेंडिकुलर है बड़े ट्राइंगल का डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू डी ई जो परपेंडिकुलर है y2 का, y2 वाले ट्राइंगल का डिवाइडेड बाय डी बी। अब यहाँ से अगर देखें तो ये तो आपके पास वही 1/6 बनेगा, 1 परपेंडिकुलर है और 6 बेस है, और इसका जो आपके पास जो y2 वाला आपके पास ट्राइंगल है उसका अगर परपेंडिकुलर देखें तो y2 है, और उसका बेस अगर देखें तो 3 + 1 4 मीटर। यहां से y2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3। यानी मतलब ये है कि इस लोडिंग के अगेंस्ट जो हमारे पास रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन यानी आर ए का इन्फ्लुएंस होगा वो यहाँ पे आते आते 2/3 रह जाएगा। मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे होगा एट सपोर्ट, और सपोर्ट से आगे जाते जाते जो है ये आपके पास हो जाएगा 2/3। अब इससे हम ऑटोमेटिकली कैसे हम निकाल सकते हैं रिएक्शन, अगर आप देखें यहाँ पे आर ए निकालना चाहें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट इन्फ्लुएंस लाइन
जो आर ए की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी कि जो हमारे पास यहाँ पे लोड लगा हुआ है, लेट सपोज 10 लोड लगा हुआ है तो उसके अगेंस्ट y2 आ रहा है ऑर्डिनेट, और 20 लोड लगा हुआ है तो उसके अगेंस्ट y1 आ रहा है ऑर्डिनेट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी 10 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय y1, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर ए। तो आर ए को अगर यहाँ पे देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय y1। अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 के अगेंस्ट y2 है, 20 के अगेंस्ट y1 है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय y1। y2 की वैल्यू 2/3 थी तो यहाँ पे 2/3 हो गया, y1 की वैल्यू 1/6 थी, यहाँ पे 1/6 पुट की, इससे वैल्यू हमारे पास 20/3 प्लस 20/6, तो आर ए की वैल्यू आ गई 10 किलो न्यूटन। अब अगर इसको हम काउंटर चेक करना चाहें कि वाकई आर ए की वैल्यू हमारे पास 10 किलो न्यूटन आती भी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आर ए की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम जो नेक्स्ट सपोर्ट है सपोर्ट बी, उस पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले लेते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो अगर उससे हम देखें फिगर को, फिगर के मुताबिक यहाँ पे बी पे अगर हम मोमेंट को इक्वल टू 0 ले लें तो हमारे पास आर ए मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। प्लस 10 की वजह से हमारे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, आर ए मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 डिस्टेंस है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें 6 मल्टीप्लाई बाय आर ए माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आर ए की वैल्यू यहाँ से भी 10 किलो न्यूटन है। तो ये आपके पास ऐसे आप जो है सपोर्ट रिएक्शन यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। Similarly, reaction at support B of simply supported beam can be calculated from influence line diagram of RB. सिमिलरली ये तो हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ आर ए की मदद से यहाँ पे रिएक्शन फाइंड किया, इसी तरह इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ आर बी भी आप ड्रा करके तो उसके अगेंस्ट ऑर्डिनेट्स निकाल के और आप आर बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, जो इससे पहले था वो हमारे पास क्या था, सपोर्ट रिएक्शन। अब जो है हम शेयर फोर्स यानी जो फंक्शन है वहां पे हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन था, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है अगर शेयर फोर्स हो तो उसके लिए हमारी जो इन्फ्लुएंस लाइन बनेगी फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम वो क्या बनेगी। लेट अस कंसिडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो हमारे पास पहले थी वही कंसिडर कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास जो सपोर्ट रिएक्शन है उनके फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे, आर बी वही एक्स बाय एल, आर ए एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये वही सेम जो पिछली स्लाइड में हमने किया था, आर बी और आर ए का फंक्शन निकाला था इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड स्पैन लेंथ। तो ये आपके पास सेम वही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर एट एनी सेक्शन, तो इन्फ्लुएंस आई एल डी फॉर शेयर एट सी, हमने एक सी पॉइंट लिया था जहां पे हमने इसका इन्फ्लुएंस देखना है शेयर का। तो केस वन जो है, अगर लोड हमारा लोड इज इन सेक्शन ए सी। अब अगर ये देखिए आपके पास, तो यहाँ पे अगर आप ये जो सी आपको नजर आ रहा है तो आपके यहाँ पे दो सेक्शन बनते हैं, एक ए सी सेक्शन बनता है, एक सी बी सेक्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी पे हमने जो है इन्फ्लुएंस देखना है शेयर फोर्स का, उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेक्शन कट हो जाता है। तो जब सेक्शन यहाँ पे कट होता है तो हमने इंटरनल लोडिंग्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कभी जब भी हमारे पास किसी बीम का हम सेक्शन काटते हैं तो वहां पे हमारे पास इंटरनल लोडिंग्स आती हैं, और वो इंटरनल लोडिंग्स तीन किस्म की होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्सेज होती हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास शेयर फोर्स होती है, और एक हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आती है। तो यहाँ पे हम शेयर फोर्स का केस कर रहे हैं इसलिए हमने सिर्फ शेयर फोर्स शो की है। लेट सपोज अगर इस बीम का हम सी पे सेक्शन काटें तो हमारे पास कुछ इस किस्म की फिगर बनेगी कि यहाँ पे शेयर फोर्स डाउनवर्ड आएगा और यहाँ पे आपके पास शेयर फोर्स अपवर्ड आएगा। जो एसी सेक्शन है इसके सी एंड पे शेयर फोर्स डाउनवर्ड यानी हम लेते हैं, और हमारे पास जो सी बी सेक्शन है इस केस में हम शेयर फोर्स जो है वो अपवर्ड लेते हैं, यानी हमारे पास अगर शेयर ऐसा हो तो इस केस में हमारे पास इसको हम एज अ पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर इसको हम, हमारा पहला केस है कि लोड इज इन सेक्शन ए सी। जब सेक्शन ए सी है तो लेट सपोज इस सेक्शन ए सी को अगर आप देखें,
यहाँ पे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव करें तो आपके पास हो जाएगा आर ए अपवर्ड, ठीक है, -1 डाउनवर्ड और माइनस वी सी जो है ये आपके पास शेयर एट सी। तो यहां से आप शेयर एट सी की वैल्यू निकालेंगे तो वी सी आपके पास आ जाएगा आर ए -1, लेकिन आर ए हमें पहले से पता है जो कि पिछली स्लाइड में हम निकाल चुके हैं रिएक्शन की वैल्यू, वो हमारे पास है एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो आर ए की वैल्यू आप पुट करें एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, -1 हो जाएगा साथ में। अब यहां से अगर आप देखें तो एलसीएम अगर आप लें तो आपके पास क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाय एल। तो एल एल आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, वीसी जो है आपके पास जो फंक्शन रह जाएगा वो आपके पास माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो इस केस में शेयर फोर्स का जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, और उसकी लिमिट हमारे पास क्या है एक्स की, जो हमारे पास अगर आप देखें ना आपका फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो एक्स की हमने लिमिट लगानी है। एक्स की लिमिट हमारे पास 0 से स्टार्ट होके ए तक जा रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो एसी सेक्शन अगर देखें तो इसकी लेंथ हमारे पास ए है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इसकी लेंथ हमारे पास ए है, तो एक्स 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम ए तक जाएगा, तो ये इसकी यहाँ पे लिमिट है। अब अगर सेकंड केस हम देखें, सेकंड केस ये है कि अगर हमारा लोड जो है वो सीबी सेक्शन में हो, लोड अगर सीबी सेक्शन में हो तो उस केस में हमारे पास क्या जो है इसमें शेयर फोर्स का फंक्शन बनेगा। तो लोड अगर हमारे पास सीबी सेक्शन में है तो उस केस में हमारे पास अगर हम देखें समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी मर्जी है, आप इस सेक्शन को भी ले सकते हैं, इस सेक्शन को भी ले सकते हैं, दोनों सेक्शन को लेके आपके पास जो शेयर की वैल्यू आएगी वो आपके पास सेम रहेगी, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि आपकी सिर्फ एक्स की लिमिट चेंज हो जाएंगी, बाकी अगर आप एसी सेक्शन को लें या सीबी सेक्शन को लें, दोनों केस में देखें तो आपके पास जो शेयर एट सी की वैल्यू आएगी वो ये रहेगी। लेट सपोज हम इस एसी सेक्शन को ले लेते हैं, इसमें से क्या हो गया कि 1 का जो लोड है वो हमारा खत्म हो गया है। जब 1 का लोड खत्म हो गया तो आर ए माइनस वी सी सिर्फ आ जाएगा, तो वी सी हमारे पास आर ए की इक्वल हो जाएगा, और आर ए की वैल्यू जो है हमें ऑलरेडी पता है कि वो एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, आर ए का ये फंक्शन है एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो x की लिमिट है वो हमारे पास क्या है, x की लिमिट a से स्टार्ट होके मैक्सिमम यानी a प्लस बी तक जाएगी, ठीक है, a से स्टार्ट होके a प्लस बी तक जाएगी। ये देखें आप यहाँ पे, यहाँ से सी बी जो है ना, c आपका a से स्टार्ट होता है, यहाँ पे a है, यानी जो ए सी था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, और जो सी बी है वो आपका स्टार्ट a से लेगा, a से स्टार्ट लेके और साथ में ये b ऐड हो जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ तक a प्लस बी तक। तो ये लिमिट्स हो गई। अब क्या करना है कि इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है फॉर वी सी माइनस एक्स बाई एल, जो हमारे पास ए सी सेक्शन के लिए था, उसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो वी सी आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर x की वैल्यू मैक्सिमम पुट करें जो कि a थी, उसके लिए x की लिमिट 0 से लेके a तक थी, तो उस केस में अगर आप देखें तो x अगर a हो तो वी सी हमारे पास माइनस ए बाई एल यानी नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में अगर देखें तो ए पे 0 था, उसके बाद नेगेटिव स्लोप आपका आ गया माइनस ए बाय एल। इसी तरह जो हमारा सी बी सेक्शन के लिए था फॉर वी सी एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, ये फंक्शन था। इस केस में अगर हमारे पास जो लिमिट्स थी, जो बाउंड्री कंडीशंस थी, वो ए से स्टार्ट होके ए प्लस बी तक जा रही थी, ठीक है। तो अगर एक्स हमारा पास ए हो तो उस केस में वी सी एल माइनस एक्स की जगह ए पुट करेंगे डिवाइडेड बाई एल, तो एल माइनस ए अगर आप देखें तो आपके पास ये बी के इक्वल है। कैसे बी के इक्वल है, यहाँ पे अगर देखें तो टोटल हमारे पास लेंथ है, इस लेंथ में से ये वाला ए निकाल दें तो आपके पास क्या बच जाता है, बी बच जाता है। ये टोटल जो आपके पास लेंथ एल है, इसमें से एल माइनस ए था वहां पे, तो इसमें से अगर हम ये ए निकाल दें तो ये हमारे पास बी लेंथ बच जाएगी, इसलिए यहाँ पे एल माइनस ए की जगह बी लिखा है, बी बाई एल हो गया। और अब तो ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव आपके पास वैल्यू आ रही है बी बाई एल की, तो ये आपके पास इसी सेक्शन पे यानी ए पे आपके पास फंक्शन जो है वो यहाँ पे बी बाई एल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का केस है कि अगर आपके पास जस्ट बिफोर आपके पास लोड है, इस सेक्शन में जब लोड था तो उस केस में आपका ये आ रहा था माइनस ए बाई एल, और जब लोड आपके पास जस्ट आफ्टर पॉइंट सी हो गया तो आपके पास वहां पे बी बाई एल आ जाता है। इसी तरह इसकी अगर हम बाउंड्री कंडीशन जो एंड लिमिट पुट करें वो हमारे पास ए प्लस बी थी,
यानी हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन थी वो लेंथ थी L। तो अगर हम ये पुट करें तो हमारे पास जो VC है वो हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। तो शेयर एट पॉइंट C का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स। तो ये आपके ठीक है पास सर। क्या, ये आपके पास थी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन। अब वो एनी सेक्शन हमने क्या लिया था, सेक्शन सी लिया था। आप इसमें से कोई भी सेक्शन, यानी ये डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, डिस्टेंस तो आप कंफर्म नहीं, ये जनरल हमने ए दिया है, ये ए कुछ भी हो सकता है, ये बी भी कुछ हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट आपकी शेयर जो शेयर फोर्स की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनती है वो आपके पास ये बनेगी। फिर एक आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हमने क्या किया, सेम पिछली दो जो फंक्शंस थे, सपोर्ट रिएक्शन और शेयर फोर्स, सेम उसी तरह हमने क्या किया कि बेंडिंग मोमेंट की केस में भी हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली, ठीक है, जिसपे हमारा यूनिट लोड लगा हुआ है। एक सेक्शन भी हमने ले लिया है क्योंकि आपके पास सेक्शन कटता है तो उसके अगेंस्ट इंटरनल फोर्सेज आती हैं, उसमें बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स और नॉर्मल फोर्सेज आती हैं। ये आर ए प्लस आर बी यानी आर बी एक्स बाई एल, आर ए एल माइनस एक्स बाई एल, ये सेम वही है, ठीक है, जो पिछले दो केसेस में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यानी रिएक्शंस हैं। इस लोड के वन लोड के अगेंस्ट जो आपके पास रिएक्शंस आएंगे वो आपके पास ये आएंगे, क्योंकि एट अ डिस्टेंस x है इसलिए इन टर्म्स ऑफ x बाय l आ रही है, यानी इन टर्म्स ऑफ x आपके पास रिएक्शंस आ रही है। अब इस केस में अगर देखें तो सेम उसी तरह का कंडीशन है जिस तरह हमारा शेयर फोर्स का था, सिर्फ जो डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है कि वहां पे हम शेयर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा कर रहे थे, यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो वहां पे हमने या जो सेक्शन कट किया था तो वहां पे हमने शेयर फोर्स लिया था, यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे। तो जब सेक्शन कटेगा तो हमारे पास जो पॉजिटिव केस होता है तो उस केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो हम सेक्शन कटता है तो हम ये मूवमेंट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे ये मूवमेंट यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस सेक्शन पे लेते हैं जो हमारे पास लेफ्ट सेक्शन होता है, और राइट सेक्शन पे हम जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हैं। तो पहला केस जो हमारा इसमें होगा उसमें है कि लोड इज इन सेक्शन ए सी। अब ये हमारे पास जो वन लोड है अगर ये इस ए सी सेक्शन में हो तो उस केस में हमारे पास क्या फंक्शन बनेगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सेक्शन सी पे ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे अगर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले लें तो हमारे पास एक तो ये बेंडिंग मोमेंट आ रही है, ठीक है, अगर आप देखें तो ये बेंडिंग मोमेंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिया है। फिर उसके बाद अगर देखें वन की वजह से मूवमेंट काज होगी और वन की वजह से जो मूवमेंट काज हो रही है वो भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज काज हो रही है, ठीक है। तो दिस वन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ये टोटल आपके पास a है, इसमें से ये वाला डिस्टेंस x जो है वो आप निकाल लें। फिर उसके बाद रिएक्शन आर ए देखें तो आर ए की वजह से जो हमारी मूवमेंट काज होगी तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रही है तो नेगेटिव आ जाएगा, आर ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है हमारे पास ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई ऐसी फोर्स या एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है जो कि सी पे मूवमेंट काज करे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी हमने यहां से निकालना है तो हमारे पास ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा तो -1 इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाई बाय ए। यहां से अगर देखें तो ये -1 आगे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा, या इसको हम एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आर ए की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास है एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू पुट हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय ए। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो दोनों का एडिशन है और इसका डिनोमिनेटर में हमारे पास लेंथ है, तो इसको हम अगर एज अ एलसीएम ले लें तो हमारे पास यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ हमारे पास एल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एल एक्स हो जाएगा माइनस एल ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एल माइनस एक्स दोनों के साथ ए मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी एल ए माइनस एक्स ए हो जाएगा, तो माइनस एल ए प्लस एल ए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा एल एक्स माइनस एक्स ए। अब दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल के एल माइनस ए डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जो है वो x अपनी जगह, ये नीचे वाला लेंथ जो है अपनी जगह, और l माइनस है हमें पता है कि टोटल लेंथ l है, उसमें से a निकाल दो तो सिर्फ b बच जाता है, ठीक है, क्योंकि l जो है वो हमारे पास a प्लस बी के इक्वल है।
तो उस L से A निकाल दो तो आपके पास सिर्फ B बच जाएगा, और इसकी जो हमारे पास लिमिट होगी वो 0 से लेके A तक, क्योंकि हम सेक्शन AC में काम कर रहे हैं, तो सेक्शन A की लिमिट जो है वो X 0 से स्टार्ट होके A तक आ रहा है। सेम इसी तरह सेकंड कंडीशन में, अब अगर आपका जो है वो सेक्शन जो है, लोड जो है वो इन सेक्शन BC में हो, यानी C से आगे चला जाए, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? तो समेशन मूवमेंट एट C इज इक्वल टू 0 काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें, तो अब अगर आप इस AC सेक्शन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे वो वन लोड नहीं है, क्योंकि वन लोड आपका दूसरे सेक्शन में चला गया है। तो यहाँ पे सिर्फ जो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C हमारे पास बनेगी, एक तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गई एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और RA की वजह से जो हमारे पास मोमेंट काज होगी वो हमारे पास RA मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस A हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी वो RA इंटू A, और A की वैल्यू हम पुट करेंगे L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L इंटू A, तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का फंक्शन बनेगा। अब यहाँ पे जो लिमिट हमारे पास है वो x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, CB सेक्शन के लिए हम काम करें, तो x हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम A टू जो मैक्सिमम हमारी बाउंड्री कंडीशन है लेंथ, यानी A से लेके L तक हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। अब ये बाउंड्री कंडीशन हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो बनेगी, पहला जो हमारे पास फ्रॉम 0 टू A के लिए, यानी सेक्शन AC के लिए हमारे पास जो फंक्शन बना था वो XB डिवाइडेड बाय L बना था, तो उसकी लिमिट 0 से लेके A तक थी। अब उसकी मिनिमम लिमिट पुट करेंगे तो x0 पुट करेंगे, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट एट C जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप एक्स ए पुट करें जो मैक्सिमम लिमिट है इस एसी सेक्शन की, तो आपके पास ए बी डिवाइडेड बाय एल पॉजिटिव आ गया। तो अब अगर आप इन्फ्लुएंस लाइन को देखें तो ए पे 0 था, और 0 से जाके आपके पास यहाँ पे ए बी बाय एल पॉजिटिव आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी जो है वो सेकंड सेक्शन के लिए हमारे पास जो सीबी सेक्शन था उसके लिए फॉर्मूला था एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू ए। तो इस केस में अगर आप देखें हमारी लिमिट थी एक्स की ए से लेके लेंथ तक, क्योंकि 0 से ए तक एक सेक्शन की थी, फिर उस ए से स्टार्ट लेके आखिरी एंड तक दूसरा सेक्शन है। तो इसमें अगर हम ए पुट करें तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट अगर यहाँ पे ए पुट करें तो L माइनस ए डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, और L माइनस ए जो है हमारे पास वो हमारे पास B के इक्वल है, तो ए बी डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सेम वही ए बी डिवाइडेड बाय एल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर C, यानी लोड अगर इस C पॉइंट AC सेक्शन में था यानी जस्ट बिफोर था तो भी आपके पास ए बी बाय एल वैल्यू आ गई, और लोड आपका जो है जस्ट आफ्टर था यानी CB सेक्शन में तो भी आपके पास ए बी बाय एल वैल्यू आ गई। अब एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो बेंडिंग मोमेंट ये आपके पास आ गई। अब अगर एक्स इज इक्वल टू एल करेंगे, अगर हमारे पास फाइनल जो एंड लिमिट है वो पुट करेंगे तो एल माइनस एल इज इक्वल टू 0 0 डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास 0, तो यहाँ पे आपके पास ये आपके पास वैल्यू आ गई 0। तो ये आपकी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हो गई फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट आप देख रहे हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, इसका मतलब ये है कि इस केस में आपके पास सैगिंग होगी, ठीक है, इस बीम में आपके पास सैगिंग होगी। अगर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती तो आपके पास हॉगिंग होती उस केस में, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन के लिए और क्या और हमारे मसला पास था? फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट लोड हैज टू बी एट द सेक्शन इटसेल्फ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए तो जो हमारा पॉइंट लोड है वो आपके पास जिस सेक्शन पे आप फाइंड करना चाहते हैं उसी सेक्शन पे हो तो ही आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है पॉइंट लोड हैज टू बी, अच्छा ये फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट द सेक्शन हैज टू बी एट सेंटर एंड द लोड शुड बी एट द सेक्शन। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो आपका जो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट है, दिस एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो थ्रू आउट द बीम है पूरी बीम के लिए जो है वो मैक्सिमम वैल्यू, यानी आप एक साइड से भी अगर आए दूसरी साइड से भी आए तो आपके पास जो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एक किस्म से एवरेज जो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो वो आपके पास तब आ सकती है कि आपका जो सेक्शन है वो बिल्कुल सेंटर पे हो और जो लोड है वो भी आपका उसी सेक्शन पे हो। तो ये ऐसी दो केसेस हैं जिसमें आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं।
अब ये जो हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम करें तो हमारे पास डी बाई डी इज इक्वल इनटू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, यानी बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डी बाई डी ए, हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी वो हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ, अगर आप यहां से देखें तो आपके पास ये जो बेंडिंग मोमेंट है ए बी डिवाइडेड बाय एल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस b को हम लिख सकते हैं l माइनस ए, क्योंकि टोटल हमारे पास लेंथ l है, उस में से a निकालेंगे तो हमारे पास b। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू a, तो हमारे पास जो ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ a, नहीं ना। ठीक है। तो d बाई डी हमारे पास a माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, इसको हम करें, ठीक है, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a आता है डिवाइडेड बाय लेंथ, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है l बाई 2, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम b के लिए करें तो b भी हमारे पास जो है यहाँ से आ जाएगा वो भी l बाई 2, यानी हमारे पास जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर हमें चाहिए तो हमारा सेक्शन और लोड जो है वो l बाई 2 डिस्टेंस पे होने चाहिए। इसी तरह अगर आप ये देखें तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें अगर आप देखें तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें क्या किया गया है कि यूनिट लोड एट x इज इक्वल टू 0, अगर आप देखें तो आपको 1 जो है वो रिएक्शन a पे नजर आ रहा है, तो इस केस में आपका RA1 होगा, RB आपका 0 होगा, ठीक है। इसकी शेयर फोर्स और इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट भी आपको नजर आ रही है कि वो भी 0 0 होगी। अब अगर इसको थोड़ा सा आगे मूव करें, x को 3 ले ले, ठीक है, 3 का इंटरवल ले रहे हैं, 0 से 3, फिर 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। अब अगर x आपका 3 डिस्टेंस पे आ जाए तो इसका इन्फ्लुएंस RA के करीब है ना, RA के करीब है तो 0.75 इसका देखिए इन्फ्लुएंस आएगा यहाँ पे, और 0.25 जो है इसका इन्फ्लुएंस आएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर इस लोड को हम आगे मूव करें 6 पे ले जाए, यानी सेंटर पे आ गया, अगर ये लोड आपका सेंटर पे आ गया तो यहाँ पे अगर देखें इसका इन्फ्लुएंस हाफ जो है वो RA पे जाएगा और हाफ आपका जो है वो RB पे जाएगा। इसी तरह इस लोड को अगर हम आगे मूव करें x इज इक्वल टू 9 पे ले जाएं तो अब ये b के ज्यादा करीब हो गया, तो अगर देखें इसका इन्फ्लुएंस b पे ज्यादा होगा 0.75 और इसका इन्फ्लुएंस a पे कम होगा, वो होगा 0.25। इसी तरह फिर अगर ये आपका बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे चला जाए, यानी हमारे पास जो रोलर सपोर्ट है वहां पे, तो उस केस में रोलर सपोर्ट पे 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, RA की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस केस में आपके पास शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट 0 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास एक इन्फ्लुएंस है। अब इसकी अगर आप देखें इनकी जिस तरह वहां पे हमने वो बनाई थी इक्वेशंस, यहाँ पे भी अगर RA RB और ये V6L का मतलब है शेयर लेफ्ट, शेयर एट 6 डिस्टेंस फ्रॉम राइट, मूवमेंट एट 6 डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट और मूवमेंट एट 6 डिस्टेंस फ्रॉम राइट, ठीक है। तो ये इसके फार्मूलेज हैं, RA का 1 माइनस एक्स बाई 12, RB जो है x बाई 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास V जो है शेयर एट 6 फ्रॉम राइट माइनस एक्स बाई 12 है, और शेयर एट 6 मीटर फ्रॉम राइट जो है वो 1 माइनस एक्स बाई 12 है। इसी तरह मूवमेंट एट 6 फ्रॉम लेफ्ट जो है वो x बाई 2 है, और मूवमेंट एट 6 फ्रॉम राइट जो है वो 6 माइनस एक्स बाई 2 है। तो इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 3 6 9 12 ये पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी, 1.75 0.5 0.25 0, इसी तरह RB की 0.25 0.5 0.751। अगर आप देखें जहां पे RA का इन्फ्लुएंस ज्यादा है वहां पे RB का इन्फ्लुएंस बिल्कुल कम है, RA का थोड़ा इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, RB का बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट पे RA और RB का इन्फ्लुएंस सेम होगा जो कि हमारे पास 6 सेंटर है, ठीक है। फिर हमारे पास 9 पे RA का इन्फ्लुएंस कम हो गया, RB का ज्यादा हो गया। इसी तरह 12 पे RA का इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो गया और RB का, क्योंकि 12 डिस्टेंस हमारे पास सपोर्ट भी है। इसी तरह अगर आप शेयर को देखें, इसी तरह आप यहाँ पे आपकी यहाँ से आपकी बनती है शेयर डायग्राम, ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन फ्रॉम शेयर,
यहाँ से आपके पास बनता है इन्फ्लुएंस लाइन फ्रॉम रिएक्शन आर ए, यहाँ से आपका बनता है इन्फ्लुएंस लाइन फ्रॉम रिएक्शन आर बी, यहाँ से आपका बनता है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर शेयर, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन फ्रॉम शेयर, और इन दो से आपके पास बनता है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट। फाइनल जो हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगी वो हमारे पास बनेगी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए वो ये बनेगी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर बी वो ये बनेगी, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर जो है वो आपके पास इस टाइप की बनेगी, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट जो है वो आपके पास इस टाइप की बनेगी।